सोनम वांगचुक ने एक ऐसा टेंट तैयार किया है जो -25 डिग्री तापमान में भी जवानों को गर्म रखता है। सबसे खास बात यह है कि विशेष तौर पर बनाए गए इन टेंट्स को गर्म रखने के लिए आपको किसी हीटर की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट में आप इस क्रांतिकारी बदलाव को समझ सकेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि सोनम वांगचुक वही शख्स हैं जिन पर सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स का चरित्र गढ़ा गया था। इस फिल्म में आमिर खान का कैरेक्टर सोनम वांगचुक से प्रभावित था। यह फिल्म आपने देखी होगी। पेंगोंग से चीन ने तंबू उखाड़ लिए। भारतीय सेना बैरक में लौटने लगी। दोनों देशों के बीच कमांडरों की बातचीत का असर दिखने लगा। लेकिन कौन भूल सकता है 0 से 30 डिग्री नीचे भीषण सर्दी में जांबाज जवानों की सरहद पर चौकसी, चीन से जोरदार मुकाबला। यह वजह है कि इंजीनियर और समाजसेवी सोनम वांगचुक ने एक क्रांतिकारी बदलाव के साथ सैनिकों के लिए एक खास टेंट बनाया है जो ठंड से लड़ने के लिए बेहद कारगर है। इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहां बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। ये कह सकते हैं कि ठंड से मुकाबला करने के लिए ये इंडियन आर्मी के लिए किसी कवच की तरह है। दावा यह है कि टेंट के अंदर हमेशा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, भले ही बाहर -15 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड क्यों ना पड़ रही। इस समय हम लोग लद्दाख में हैं, लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर, और तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे है। रात में 0 से 14-15 डिग्री नीचे हो जाता है। लेकिन इंजीनियर इनोवेटर सोनम वांगचुक ने लेह में एक लद्दाख टेंट बनाया है। भारतीय सेना के लिए यह लद्दाख टेंट बनाया गया है और इसमें तापमान रात में भी 15 डिग्री, -15 बाहर है, 15 डिग्री इसके अंदर रहेगा। सबसे खास बात यह है कि इस टेंट को गर्म रखने के लिए ना तो बिजली लगेगी, ना ही मिट्टी के तेल से चलने वाले हीटर का इस्तेमाल होगा। यानी ये बिल्कुल ग्रीन टेंट है। सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट की खासियत यह है कि ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है, जहां प्रदूषण होने की कोई संभावना नहीं है। इसमें किसी भी तरह की बिजली या सोलर पावर की जरूरत नहीं है इसको गर्म करने के लिए। दिन भर सूर्य की रोशनी से ये अंदर गर्मी लेता है। इसमें पानी है। जिस तरह से जब हमको ठंड लगती है तो हम रजाई ओढ़ लेते हैं, तो एक तरह से ये रजाई के रूप में ये टेंट है। और इसमें हीट, इसमें जो गर्मी है दिन भर सूर्य की, वो गर्मी वो ट्रैप हो जाती है, इसके अंदर रह जाती है और 12 से 14 घंटे तक ये रात के समय गर्म रहेगा और अगले दिन सूर्योदय पर फिर गर्म होना शुरू हो जाएगा। पैसिव सोलर हीटेड टेंट 2 हिस्से में बनाया गया है। आगे का हिस्सा ग्रीन हाउस कहा जाता है, यानी यहाँ से सूरज की गर्मी टेंट के अंदर तक पहुँचती है। वहीं दूसरा हिस्सा शयन कक्ष है, जिसका इस्तेमाल सोने के लिए किया जाता है। टेंट को गर्म रखने के लिए खास सोलर तकनीक और सामानों का इस्तेमाल हुआ है। ये पूरा टेंट कैसे गर्म रहता है, इसके 3 तरीके हैं। एक है कि दक्षिण दिशा से सूरज की किरणें आए, जैसे इधर आ रही हैं, वैसे ही ये जो दीवार है ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा दक्षिण से धूप आए, दूसरा हिस्सा वो धूप इस दीवार में, जो ये शयन कक्ष की दीवार देख रहे हैं, वो एक हीट बैंक है। इसमें वो गर्मी जमा होकर रहे ताकि वो रात को उपलब्ध हो, जबकि गर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो दिन की गर्मी रात तक इस दीवार में कैद रहे या जमा रहे, संचित रहे। ये इस दीवार में हम पानी का प्रयोग करते हैं और भी कुछ मटेरियल्स का, और इसको पॉलीकार्बोनेट के पारदर्शी परतों से ढका गया है, जिसमें से धूप जा सकती है मगर गर्मी वापस ना आए।
मिलिट्री टेंट का इस्तेमाल बेहद आसान है। इसे कहीं भी झटपट लगाया जा सकता है। पहाड़ों पर भी इसके इस्तेमाल में दिक्कत नहीं होगी। टेंट को खोलते वक्त पूरा टेंट 30 से 40 हिस्से में बढ़ जाता है। हर हिस्से का वजन 30 किलो से कम होगा, यानी लगाने, निकालने और जगह बदलते वक्त ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस सोलर टेंट के डिजाइन में हमने ये ध्यान में रखा कि इसे पोर्टेबल रखना चाहिए ताकि ये कहीं भी ले जाया जा सके और ऊंचे पहाड़ों में, खासकर जो रेजांगला और ब्लैक टॉप हिल, उनको नजर में रख के, या फिर सियाचन ग्लेशियर, उनको नजर में रख के बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि पैसिव सोलर हीटेड टेंट पूरी तरह मेड इन इंडिया है। टेंट लद्दाख में ही बनाया गया है, यानी इस तकनीक से लैस टेंट को यूरोप, अमेरिका और रूस से अब खरीदने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा इसमें जो सामान इस्तेमाल किया गया है वो स्वदेशी है, भारत में ही, या जैसे सोनम वांगचुक का कहना है लद्दाख में ही ये पूरा सामान बना है। हालांकि अभी इस टेंट को लेकर सेना ने कोई फैसला नहीं लिया है। सूत्रों के मुताबिक सेना इस टेंट का परीक्षण करेगी और जरूरत होने पर बदलाव भी किए जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि लद्दाख में भीषण ठंड से लड़ने में हमारे जवानों के लिए यह अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। लेह से गौरव सावंत के साथ जुले नमस्कार व सलाम दोस्तों। आप सब ने सुना होगा कि लद्दाख के इन सीमाओं से चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटाई जा रही हैं, यानी कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोनों देशों के लिए और तमाम दुनिया के लिए, क्योंकि इन ठंडे पहाड़ों में दोनों तरफ के तकरीबन 50,000 सेनाएं तैनात थी और ये सबके लिए एक मुश्किलात का सबब था। दोनों तरफ के माओं ने बहुत से बेटे गंवाए यहाँ, और इतनी ठंडी बर्फीली पहाड़ों में जब सेनाओं को तैनात किया जाता है और उन्हें रहना पड़ता है कपड़े के तंबुओं में या फिर लोहे के कंटेनर्स में, तो बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि लाखों लीटर मिट्टी का तेल जलाना पड़ता है, जो कि खर्च बहुत ज़्यादा आता है देशों पर, क्योंकि ये तेल बाहर के देशों से आता है। फिर प्रदूषण का क्या कहें, जिसके वजह से हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ लद्दाख जैसे इलाकों में तो हमारे बर्फीले जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ फिर सैनिकों को कितनी दिक्कत होती है, आग के हादसे होते हैं और बहुत सारे जल के मरते हैं, और बहुत सारे सैनिक तो ठंड से हताहत हो जाते हैं, दोनों तरफ, चीन के भी और भारत के भी। तो इन हालातों को देखते हुए हम जहां आज हैं, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, यानी कि हयाल एक वैकल्पिक यूनिवर्सिटी है जहां पर हम शोध करते हैं पहाड़ों में कैसे जीवन जिया जाए और यहाँ के जो स्रोत साधन हैं उनका इस्तेमाल करके जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि जब हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि आपने सुना होगा यहाँ हमने सोलर हीटेड घरों को बनाने में काफ़ी महारत हासिल की पिछले कोई 25-30 सालों में। तो अब ये मोबाइल, यानी कि उठा के जिसे हम ले जा सके ऐसे घरों में, यानी कि तंबू जो कि सोलर हीटेड हों, वो कैसे बनाएं। इसके बारे में मैं ज़रा सा बताऊं तो ये कोई 15 साल पुराना मेरा एक आविष्कार है, जो कि शुरू में हमने चांगतांग के जो पश्मीना, यानी कि कश्मीर जिसे कहते हैं, के चरवाहे हैं भेड़ बकरियों के, उनके लिए, क्योंकि वो खाना बदोश होते हैं, उनके लिए एक टेंट बनाया था। तो इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। तो इस पैसिव सोलर हीटेड टेंट का जो ये आप प्रोटोटाइप देख रहे हैं, इस पे तकरीबन 1 महीना लगा हमें। तो ये सोलर टेंट अंदर से कैसा है,
और काम कैसे करता है उसे देखने जाने से पहले मैं आपको ज़रा सा बताऊं कि ये कैसे बना हुआ है। इस टेंट के दो हिस्से हैं, एक आगे का हिस्सा जो कि ग्रीन हाउस हिस्सा है जहां से सूरज की गर्मी जाती है, और जो पीछे का हिस्सा है वो स्लीपिंग चैम्बर है जहां की सैनिक रात को सोते हैं। और ये बहुत हाईली इंसुलेटेड हैं, बहुत जैसे रज़ाई होता है उस तरह का स्लीपिंग बैग की तरह है, और इस पर विंड शीटर वाटरप्रूफ कवर लगा हुआ है। और फिर ये जो आगे का हिस्सा है जो ग्रीन हाउस है, इससे हम अंदर जाते हैं। तो ये है पैसिव सोलर हीटेड टेंट। इस टेंट या तंबू के दो खास हिस्से हैं, एक जो कि स्लीपिंग चैम्बर है, एक सोलर लाउंज यानी कि शयन कक्ष और विश्राम कक्ष। यहाँ पर सैनिक दिन में आराम से खुले में बैठ के अपने काम कर सकते हैं, हथियारों का सफाई वगैरह, और दिन में बहुत ये गर्म रहता है मगर रात में नहीं। और फिर रात में ये कक्ष जो इसका उत्तर का हिस्सा है वो गर्म होके गर्म रहता है, तो वो यहाँ उनका सोने का हिस्सा है। अब ये पूरा टेंट कैसे गर्म रहता है इसके तीन तरीके हैं। एक है कि दक्षिण दिशा से सूरज की किरणें आए, जैसे इधर आ रही हैं, वैसे ही ये जो दीवार है ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा दक्षिण से धूप आए, दूसरा हिस्सा वो धूप इस दीवार में, जो ये शयन कक्ष की दीवार देख रहे हैं वो एक हीट बैंक है, इसमें वो गर्मी जमा होके रहे ताकि वो रात को उपलब्ध हो जबकि गर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो दिन की गर्मी रात तक इस दीवार में कैद रहे या जमा रहे, संचित रहे। ये इस दीवार में हम पानी का प्रयोग करते हैं और भी कुछ मटेरियल्स का, और इसको पॉलीकार्बोनेट के पारदर्शी परतों से ढका गया है जिसमें से धूप जा सकती है मगर गर्मी वापस ना आए। तो इधर फिर खिड़कियां हैं, यहाँ एक दरवाजा है, और फिर उसकी दूसरी तरफ हम शयन कक्ष में स्लीपिंग चैम्बर में जाएंगे तो तीसरा हिस्सा है इंसुलेटेड कक्ष। तीन हिस्से हुए, दक्षिण से धूप का आना, इस दीवार में वो जमा होके रहना, और फिर रात को ये गर्मी बाहर ना चली जाए उसके लिए एक इंसुलेटेड चैम्बर जहां से गर्मी बाहर ना जाए। तो आइए हम शयन कक्ष यानी कि जो स्लीपिंग चैम्बर है उसमें जाएं। तो ये है पैसिव सोलर टेंट का नॉर्दर्न यानी कि उत्तर का हिस्सा, जहां से धूप नहीं आती है मगर अंदर की गर्मी बाहर जाती है। तो इसमें मोटे परत लगे हैं जैसे आपके स्लीपिंग बैग्स में होते हैं। ये 4 तक परत हैं जो कि हम जिस जगह पे हैं, कितनी ठंडी है उस हिसाब से 1 परत लगा सकें, 2 परत लगा सकें, 3 या 4 लगाएं। सर्दियों में हो तो 4 लगाने पड़े, गर्मियों में आप इसे उतारते जा सकते हैं। तो ये परतें अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। दक्षिण से धूप आती है, इस दीवार में जमा होती है, और फिर उस धूप को अंदर की तरफ तो आ सकती है वो गर्मी मगर बाहर नहीं जा सकती। इस वजह से ये जो शयन कक्ष है इसका तापमान रात में भी काफी गर्म रहता है। जैसे कल रात को 10 बजे अंदर यहाँ पर 15 डिग्री था, जबकि इन दिनों बाहर की तापमान -14 के करीब चल रहा था। तो इस हिसाब से हमारा अनुमान है कि ये अंदर +10 से 15 के बीच रहे, बहुत गर्म भी न रहे क्योंकि सैनिकों को तैयार रहना है बाहर -30 में लड़ने के लिए। तो +10 से 15 तक अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। इस टेंट में दक्षिण की धूप और बीच के ये दीवार में हीट बैंक और फिर उत्तर के इंसुलेशन के अलावा ये जो आकार है जो कि गोलाकार है, जिसके वजह से इस तंबू का सरफेस एरिया, क्षेत्रफल कम से कम होता है। ये एक ज्योमेट्री का हिसाब है। इसके वजह से भी गर्मी बाहर को कम जाया होती है, तो इस वजह से अंदर गर्मी बनी रहती है। तो अभी बाहर धूप जा चुकी थी और आपने देखा बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर अंदर बिल्कुल शांत है और तापमान मैं देख रहा हूँ 19.6 है।
ये तो खैर अभी अभी धूप डली है, मगर देखना रात को है कि रात को जब 9-10 बजे हो तो तब अच्छा तापमान हो। इस सोलर टेंट के डिज़ाइन में हमने ये ध्यान में रखा कि इसे पोर्टेबल रखना चाहिए ताकि ये कहीं भी ले जाया जा सके, और ऊंचे पहाड़ों में खासकर जो रेजांगला और ब्लैक टॉप हिल उनको नज़र में रख के, या फिर सियाचन ग्लेशियर उनको नज़र में रख के बनाया गया है। और इसको जब हम खोलते हैं तो ये कोई 30 से 40 हिस्सों में बट जाता है, और हर हिस्से के वज़न 30 किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि उसे उठा के ले जाया भी जा सके। और इसका एक ज़रा महंगा वर्जन होगा जो कि एल्यूमिनियम का होगा, उसमें तो लगभग 20 किलो से ज़्यादा कोई भी हिस्सा नहीं होगा। इसका डिज़ाइन हमने सेना के साथ निकट समन्वय रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को समझते हुए किया है, और सेना ने हमें बहुत सहयोग इसमें दिया है। अब अगर हम इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये टेंट आगे चलकर भी और अभी भी तकरीबन 5 लाख रुपए में बन के आता है। मगर इसके विकल्पों के साथ अगर तुलना करें हम, तो विकल्प हैं लोहे के कंटेनर्स। उनमें एक तरफ तो हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्रफल एरिया जो है इसके आधे से भी कम होता है, और उनका कीमत लगभग सेना को 9 से 10 लाख रुपए पड़ जाते हैं। तो ये आधे कीमत में दुगना क्षेत्रफल देती हैं। फिर दूसरा विकल्प है कपड़े के तंबू। वो तो सस्ते होंगे मगर बहुत ही ठंडे भी होंगे। इसी प्रोजेक्ट को अगर एक सरकारी लैब में एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह किया गया होता तो शायद आधे से 1 करोड़ तक लग जाता। हमने यहाँ पर इसे बहुत ही कम खर्चे में किया और 1 महीने में डेवलप किया, और इसका खर्चा हमने सरकार से नहीं लिया, बल्कि ये जो परियोजना है ये मेरे अपने खर्चे से एक सेना के लिए भेंट या तोहफा के रूप में करने का हमने सोचा है। और अब हम बाहर आ गए हैं इस तंबू के। काफ़ी हवाएं चल रही हैं और काफ़ी ठंड है यहाँ पर। तो जाते जाते मैं ये बताऊं आपको कि इस तंबू का फ़ायदा सैनिकों को तो होगा ही, देश के खर्चे भी बचेंगे ही, मगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, हमें, खासकर लद्दाख के लोगों को, और लद्दाख के तमाम पशु पक्षी फूल पौधे धन्यवाद करेंगे हमारे देश को। बताता हूँ वो कैसे। अभी जिस तरह से हमारे सैनिक और फिर चीनी सेनाएं और दुनिया की सारी सेनाएं जिस कदर से तेल जला रहे हैं, उससे बहुत भारी प्रदूषण हो रहा है। भारतीय सेना ही लद्दाख में सालाना 1 लाख किलोलीटर का प्रयोग करती है ईंधन का, जिससे कि तकरीबन 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाता है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे कि आप दिल्ली में महसूस करते हैं और समुद्र तल पर, और हम लद्दाख में ग्लेशियर्स का पिघलना, तमाम सिस्टम्स का बिगड़ना देख रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि अगर हमारे सैनिक ऐसे तंबुओं का प्रयोग करते हैं तो भारी मात्रा में तेल के प्रयोग में कमी ला सकते हैं। वैसे ही मैं तो चाहता हूं कि चीन के सैनिक भी, जिनको वहाँ भी उन्हें ठंड लगती होगी, उनका भी बहुत खर्चा है, प्रदूषण तो फिर चाहे चीनी हो या भारतीय हो सबको भुगतना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे आविष्कार का फ़ायदा हमारे सैनिकों को मिले, हमारे आबो हवा को मिले, और हमारे ही क्यों, चीन की तरफ भी वहाँ की हवा भी साफ रहे, वहाँ के सैनिक भी इसका इस्तेमाल कर पाएँ, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उन्हें भी ठंड तो लगती ही होगी। मगर शायद फ़र्क इतना हो कि अब की बार सामान भारत से चीन जाए, न कि हर बार की तरह चीनी सामान हम खरीदें, और ये जो व्यापार का फ़र्क है वो भी कम हो और सब पड़ोसी खुशी से रह सकें। आपको कैसे लगे ये विचार ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और हम लद्दाख के इन पहाड़ों से आपको भेजते हैं बहुत सारा प्यार और झूले। नमस्कार, सलाम व धन्यवाद। जी हाँ, मैं परेशान हूँ। बहुत बार लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं,
आपका स्कूल थ्री इडियट स्कूल है, आप फुनसुक वांगडू हैं। मैं कहना चाहता हूँ जी नहीं, मैं फुनसुक वांगडू नहीं, मैं सोनम वांगचुक हूँ और मैं ख्वाबों में, फिल्मों में नहीं, जीवन में कुछ काम करता हूँ। और हो सके तो ऐसे समाधान भारत से बाहर भेजकर भारत का कुछ नाम भी बनाएं। मगर पूछते हैं लोग, जर्नलिस्ट, युवा लोग, और मैं चाहता तो हूं कहना कि कोई संबंध नहीं है उस फिल्म से, मगर वो भी फिर झूठ होगा। और झूठ कभी मैं बोलता नहीं, सिवाय इस वाले के जो कि अभी बोला। तो सच क्या है मैं ये आपको बताऊं, और आज के इस जोश टॉक्स के साथ इस किस्से को खत्म ही कर दूं, ताकि मुझे बार बार बताना ना पड़े ये क्या है, ये क्या संबंध है। ये बात 2008 की है। लद्दाख में हमारे शिक्षा में जो काम हो रहे थे उसको सम्मान देते हुए एक चैनल CNN IBN ने हमें रियल हीरोज अवार्ड से पुरस्कृत किया, और उस अवार्ड को लेने के लिए मैं बम्बई पहुंचा, और वहां उस समारोह में मेरी मुलाकात आमिर खान साहब से हुई। अब वैसे मैं फिल्में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मगर उनकी जो तारे ज़मीं पे फिल्म है उसका मैं बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो बातों बातों में उनसे मैंने एक प्रस्ताव रखा, कहा कि ये जो भारत और पाकिस्तान, खासकर लद्दाख और बाल्टिस्तान जो कि सीमा पर हैं, यहाँ जो सियाचिन को लेके झगड़ा चल रहा है, पागलपन चल रहा है एक बर्फ के टुकड़े के लिए, जिस पर कि 5 से 7 करोड़ दिन का खर्च होता है, क्या एक फिल्म के माध्यम से ये दिखाया जा सकता है कि अगर यहाँ की जनता और वहाँ की जनता, सरकारें नहीं, फौज नहीं, जनता मिलके बात करे और कहें हट जाइए और ये जो पैसा आप जला रहे हैं उसे शिक्षा में खर्च कीजिए, तो क्या पता ऐसा एक आंदोलन सच में चले और क्या पता ये सच हो जाए। तो उन्होंने गौर से सुना, और उसके बाद उस समारोह में मेरे काम के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, और बात लगभग वहाँ ख़त्म हो गई। मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूँगा एक छोटी सी क्लिप जो कि उस समारोह की है। बचपन में सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि देश के लिए जान देनी चाहिए, मगर लद्दाख में बढ़ते हुए ये देश के लिए जान देने का कारोबार बहुत देखा। और जहाँ एक तरफ मैं सलाम करता हूँ उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दिया, मगर इस 21वीं सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं, ज़िंदगी देने की ज़रूरत है। हमारे लद्दाख में जहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, मैं आपको बताऊं, वहाँ पर बहुत सारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी माओं ने अपने बेटे गंवाए हैं, और इसके लिए क्या कीमत अदा करते हैं हम आप सब अपने कमाई से। सुरक्षा का खर्चा रोज़ाना 5 करोड़ है ऐसा कहा जाता है। और दूसरी तरफ शिक्षा की हालत ऐसी है कि शायद हमारा सर नीचे झुके अगर हम अपने सरहदी इलाकों के स्कूलों की हालत देखें तो मेरी उम्मीद है, एक ख्वाब है कि ऐसे हम एक हालात पैदा करें, हम आप सब मिलके, सरहद के उस तरफ इस तरफ के लोग मिलके, कि ये 5 करोड़ रोज़ाना का जो खर्चा है वो इस सरहदी इलाकों के रक्षा में नहीं, शिक्षा में जाए, और वही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। मैं ये किस तरह से हम इस देश में ऐसा और पाकिस्तान में ऐसा हालात पैदा करें कि हम अपने जो बहुत कम हमारे वसाइल हैं, पैसे हैं, उसे हम शिक्षा में खर्च करें, इसको कैसे देश के सामने रखा जाए, सोचता रहा हूँ। और ये तारे ज़मीं पे देख के मुझे एक उम्मीद जागी कि इसे हम एक फ़िल्म के ज़रिए दिखा सकते हैं लोगों को कि ये मुमकिन है, और मुझे यही उम्मीद रहेगी
कि ऐसा अगर हम दिखा सकें और ऐसा एक अगर दिन आए तो दैट विल बी अ डे आई वुड लाइक टू गिव माई लाइफ फॉर और लिव माई लाइफ। Dialogues that Mr. Sonam Wangchi gave, I think Javed bhai, you got to respond to that. जिंदगी और जान में जो उन्होंने फ़र्क बताया वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। बहुत खूबसूरत जुमला था और बड़े दिल से निकला हुआ था। तो इस समारोह के बाद कुछ ही महीनों बाद मैं अर्थ आर्किटेक्चर यानी कि मिट्टी के भवनों की वास्तुकला सीखने फ्रांस चला गया। और फिर 2009 के दिसंबर के अंत में मुझे ढेर सारे ईमेल्स आते हैं दोस्तों से, पत्रकारों से कि आपके बारे में जो फिल्म निकली है वो बहुत अच्छी है। मैं परेशान, ये क्या फिल्म है, और आपके स्कूल को दिखाया गया है। मैं फ़ोन करता हूँ अपने विद्यालय में कि ऐसा कोई फिल्म बनाया, तो वो कहते हैं कि हाँ फिल्म बनाने वाले आए थे मगर कुछ रहस्य रख रहे थे, बता नहीं रहे थे क्या फिल्म है, और हमने देखा कि वो लोग बहुत प्लास्टिक का कचरा लाने वाले हैं और हमने मना कर दिया। तो उन्होंने फिल्म पास के किसी और स्कूल में बना लिया। और फिर पता करता हूँ तो पता चलता है कि ये जो वाक़या था ये अप्रैल 2008 की थी, जबकि उस फिल्म की कहानी को बंद किया जा रहा था और शूटिंग अगस्त 2008 में शुरू होने वाली थी। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि कितना इससे रिश्ता है इस फिल्म से, मगर मैं फिल्मों के जीवन में नहीं रहना चाहता। इस देश को फिल्मों की ज़रूरत नहीं है। हम अपने इस देश में बॉलीवुड और क्रिकेट को कुछ अधिक ही महत्व देते हैं। हम अपने जीत भी फिल्मों में जीतना चाहते हैं, हम अपने आविष्कार भी फिल्मों में करना चाहते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में ज़रूरत है इनकी। तो मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि इनके इर्द गिर्द घूमूं। हाँ, मैंने ये ज़रूर सोचा जब ये मुझे ईमेल्स आए कि मैं उनको लिखूं, मगर फिर क्या सुनता हूँ कि उस फिल्म के रिलीज़ होने की कुछ ही देर बाद एक घमासान सा हुआ चेतन भगत जी के और फिल्म निर्माताओं के बीच में कि ये क्या है, कहानी किसकी है। और मैंने सोचा भाई इस वक्त तो ना लिखूं, कहीं ये ना सोचें कि मैं भी कुछ पैसा मांगने के लिए आ रहा हूं। तो मैंने न लिखना ही ठीक समझा और 2 साल तक मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि ऐसे क्लेम करने के लिए 2 साल के अंदर करना होता है। जब वो ख़त्म हुआ तब मैंने ज़रूर एक चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसा हमारी मुलाकात हुई थी और ऐसा एक फ़िल्म निकला है, और मुझे कोई जवाब नहीं आया और जवाब का मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काम और हैं। मुझे अपने काम को भारत और भारत से बाहर दुनिया तक ले जाने का ज़्यादा शौक़ है।